मौका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है तो दही हांडी का ये उत्सव होना लाजमी है। खास करके महाराष्ट्र में आपको बता दें, जहां आज एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों दही हांडी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में गोविंदाओं की टोलियां मटकी फोड़ने के लिए पहुंची हुई हैं। दही हांडी के इस उत्सव में आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो प्रतियोगिता जीतने वाली टोली को ट्रॉफी के साथ पुरस्कार राशि सम्मानित करते हैं। जन्माष्टमी पर दही हांडी की ये परंपरा हर साल ऐसे ही निभाई जाती है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आपको हम मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें ऐसी कई प्रतियोगिताएं चल रही है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, और यहाँ पर कई टोलियां गोविंदाओं की आई है और इस बार कई महिला गोविंदाएं भी हैं। पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की जो ये परंपरा है ये लंबे समय से चली आ रही है, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मटकी को फोड़ भी दिया गया है। तो इस तरह से कई प्रतियोगिताएं हो रही है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, और न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, और ये उत्सव मनाया जा रहा है दही हांडी का। हालांकि अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो पौराणिक मान्यता आपने कृष्ण लीलाएं देखी होंगी, जिसमें दामोदर लीला खास करके इसे कहते हैं, जिसमें कान्हा अपने मित्रों के साथ इसी तरह से कुछ पिरामिड बनाया करते थे और फिर माखन की मटकी तोड़ा करते थे और सभी मिल बांटकर खाते थे। इसका उद्देश्य भी यही है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का, और आगे जिस तरह से आज ये मनाया जा रहा है कि सबका साथ और सबको एक साथ लेकर के आगे चलना, ये बताता है ये उत्सव। और साथ ही साथ दही हांडी ये भी बताता है कि अकेले मजबूत होने से कुछ नहीं होता, आपको पूरी टीम को मजबूती देनी होती है। तो एक टीम के समान आपको रहना है जीवन में। जिस किसी भी तरह की कठिनाई आए, परेशानी आए, उससे घबराना नहीं है, और अगर मिलजुल कर उसका सामना करेंगे, कठिनाइयों का, परेशानियों का, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो कृष्ण की हर एक लीला एक मैसेज देती है, एक उपदेश देती है, जो कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने की उस समय में थी। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां आप देख सकते हैं कि अलग अलग टोलियां गोविंदाओं की किस तरह से पिरामिड बनाकर और एक दूसरे का सहारा लेकर के मटकी फोड़ने की इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्राइज मनी भी आपको बता दें कि साल दर साल प्राइज मनी भी बढ़ता गया है। पिछले साल ही 25 लाख, एक जो सबसे महंगा प्राइज मनी जो रखा गया था वो 25 लाख का था, और इस बार भी कई जगह सरप्राइज अभी भी कई जगह है कि ये बताया नहीं गया है, घोषित नहीं किया गया है, गुप्त रूप से रखा गया है प्राइज मनी। तो आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये देखिए ट्रॉफी जीतने के बाद गोविंदाओं में खुशी की लहर किस तरह से दौड़ पड़ी है। और इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पूरा मुंबई, एक तरह से कह लीजिए कि मुंबई वासी जितने भी हैं, जहां कहीं भी ये हो रहा है जिस इलाके में, उस इलाके के लगभग पूरे लोग यहाँ पर आते हैं। और मुंबई का तो होते ही होते हैं, आसपास के भी जो लोग हैं, जो थोड़े दूर रहते हैं, जो ठाणे में रहते हैं या फिर उससे भी थोड़े दूर रहते हैं, वो लोग भी यहाँ आकर, मुंबई आकर खास करके आज के दिन गोविंदाओं की टोलियों को इस तरह से देखते हैं, और इस प्रतियोगिता में जिस तरह से वो भाग लेते हैं वो देखते हैं और इसका आनंद भरपूर तरीके से उठाते हैं। हालांकि पहले और अब में काफी बदलाव आ चुका है। अब आपको बता दें कि चूंकि कई घटनाएं हो चुकी थी, इतना आसान नहीं होता है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक के ऊपर एक लोग पिरामिड बनाकर गोविंदा जो है वो खड़े होते हैं, और कई बार रिस्क होता है ऊपर से गिरने का। कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सेफ्टी गोविंदाओं की हो, वो सुरक्षित रहे, इसका खासा ख्याल रखा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की भी तरफ से। और चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसी तस्वीरों की जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा सिद्धार्थ नगर में कोतवाली थाने पर चले बुलडोजर की भी है। देखिए, यूपी के सिद्धार्थ नगर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस के बीच जमकर बहसबाजी हुई। दरअसल सिद्धार्थ नगर में खजूरिया रोड के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। नगर निगम के मुताबिक कोतवाली थाने और तहसील का कुछ हिस्सा भी अतिक्रमण की जद में था।
जहां एडीएम की अगुवाई में बुलडोजर चलने लगा, जिस पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ही विरोध करने लगे और एडीएम से नोकझोंक भी हुई। हालांकि एडीएम की अगुवाई में अवैध रूप से निर्मित थाने की दीवार को जमींदोज कर दिया गया। नोटिस देने के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया, तो कुछ उसको हटाने के लिए आज कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से हटाया और जो लोग स्वेच्छा से नहीं हटाए उसकी कार्रवाई विधिक रूप से की गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में फंसी एक गाय का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि सरयू के टापू पर पानी बढ़ने की वजह से एक गाय पानी के बीच फंस गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जांबाजी दिखाते हुए रस्सी के सहारे गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजकोट में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं और गाड़ियां सड़कों पर ही पानी में डूब गईं। तो वहीं बोटाद में एक कार कालूभार नदी में तिनके की तरह बहने लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार में सवार 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कार नदी में बह गई। गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश के बाद एक नाव समंदर से लौट रही थी, लेकिन किनारे पर आते आते पलट गई, जिसके बाद रस्सी के सहारे नाव सवार लोगों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में डीएम संजीव श्रीवास्तव अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां एक मरीज के परिजन से उनकी जमकर नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान लोग लाइन में लगकर पर्ची बनवा रहे थे, लेकिन एक शख्स लाइन के बाहर खड़ा था, जिस पर डीएम ने लाइन में न लगने का कारण पूछते हुए उसे फटकार लगाई, तो शख्स भी जिलाधिकारी से बहस करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फिर युवक को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अरे ब्रेक नहीं ले ली आप क्या बात कर रहे हैं? ब्रेक ले ली सोशल मीडिया पर एक शख्स का रेल की पटरियों पर सोने का वीडियो वायरल हो रहा है और शख्स इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि सामने ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है, तब भी उसकी नींद नहीं टूटती और जब लोको पायलट की नजर उस पर पड़ती है तो वो ऐन वक्त पर ट्रेन रोक देता है और ट्रेन से नीचे उतरकर शख्स को नींद से जगाता है, जिसके बाद जाकर ट्रेन आगे बढ़ पाती है। ये वायरल वीडियो प्रयागराज का बताया जा रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के टूटने से उठ रहे सवालों के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को महज 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया था। ठेकेदार और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट पर लगे आरोपों में मिलीभगत, धोखाधड़ी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। एफआईआर में दावा किया गया है कि मूर्ति का निर्माण खराब क्वालिटी का था और इसमें इस्तेमाल किए गए नटबोल्ट में जंग लगे पाए गए थे। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोमवार को ढह गई। इसका अनावरण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं महाकाल के लोकार्पण के कुछ ही महीनों बाद यहां तेज आंधी तूफान आई थी। इस तूफान में यहां लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां जमीन पर गिरकर टूट गई थी। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु के संपर्क मार्ग पर इसके उद्घाटन के 6 महीने के भीतर दरारें आ गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी पहली बारिश ने सभी प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। अयोध्या के विकास को मॉडल बनाने के लिए तैयार रामपथ की सड़क पहली ही बारिश में कई जगह धंस गई। मराठा सम्राट शिवाजी महाराज जो अपने वक्त में औरंगजेब के दिल्ली दरबार से नहीं हारे,
नहीं झुके, उनकी प्रतिमा को भ्रष्टाचार में डूबे ठेकेदारों ने इस तरह टुकड़े टुकड़े करके मैदान में बिखेर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक आराध्य दैवत है। हम भगवान की तरह उनको पूजते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से वो शुभारंभ हुआ था, लेकिन वहाँ जो हवा की तेज जो है लहर है, जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया है। शिवाजी की मूर्ति गिरने की खबर जैसे ही आला अधिकारियों को मिली, वो हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और नुकसान की जांच की जा रही है। उधर इसको लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है और काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में एक पत्र सामने आया है जो कि 20 अगस्त को लिखा गया था। स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से एरिया सिक्योरिटी कोस्टल ऑफिसर को मूर्ति से संबंधित पत्र लिखा गया था और 26 अगस्त को ही मूर्ति गिर गई। 20 अगस्त 2024 को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि मूर्ति में लगाए गए नट बोल्ट पूरी तरह से खराब हो गए हैं और इस बात से स्थानीय लोग भी नाराज थे। नट बोल्ट समंदर के खारे पानी की वजह से खराब हुए हैं, इसलिए संबंधित मूर्तिकार को इस बारे में सूचना देकर उचित कार्रवाई करने की बात चिट्ठी में लिखी गई है। ये बिल्कुल तर्क बेकार है। 45 किलोमीटर पर आवर की कोई वो नहीं होती है, तो ऑर्डिनरी दिल्ली में भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें भी आ जाती है। जहाँ पे हम कोस्टल एरिया में बनाते हैं, सी साइड पे बनाते हैं, वहाँ 150 किलोमीटर तक स्टैंड करना चाहिए। 150 किलोमीटर पे जो विंड लोड आएगा वो उसे वोर्टेक्स कहते हैं और उसको डील करने के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन शुड बी एनफ, नहीं तो वो इस तरह का डैमेज हो सकता है। पर इस जो ये डैमेज हुआ है ये विंड लोड से नहीं हुआ है, ये हुआ बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन में फॉल्ट था। फाउंडेशन ठीक नहीं थी, जॉइंट्स ठीक नहीं थे और जो मटेरियल यूज़ किया गया वो रस्ट प्रूफ नहीं था। जो हम गवर्नमेंट में होते हैं, इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सुपरवाइज नहीं कर रहे हो तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? पब्लिक फाइनेंस आपको किस लिए मिल रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इसकी शिकायत पहले ही कर दी गई थी तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था? और जब छत्रपति शिवाजी की ये मूर्ति गिर गई तो इसमें बरती गई लापरवाही पर लीपापोती की जा रही है। हालांकि पुलिस ने मेसर्स आर्टिस्ट्री कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 110, 125, 318, 3, 5 और धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की कंपनी को ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने और लगाने का काम दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान ने बताया कि 8 सितंबर 2023 को प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिमा की स्थापना के लिए नौसेना को 2 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया था। इंडियन नेवी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में पीडब्ल्यूडी का लेटर सामने आया है, उससे एरिया कोस्टल ऑफिसर की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने 20 अगस्त को लिखे गए पीडब्ल्यूडी के पत्र पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और समय रहते तत्काल एक्शन लिया गया होता तो ऐसी घटना न होती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नेवी ने शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन कराई थी। वहीं नेवी ने प्रतिमा गिरने के कारण की तुरंत जांच करने और जल्द से जल्द मूर्ति की मरम्मत और फिर से उसकी स्थापना के लिए एक टीम नियुक्त की है। जब भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मटेरियल जो यूज़ हो वो रस्ट प्रूफ हो, स्टेनलेस स्टील हो या माइल्ड स्टील कवर्ड विद गैल्वेनाइज्ड आयरन वो हो, और उससे भी अच्छा है कॉपर या स्टील का इस्तेमाल ही ना किया जाए। और जो उसके जॉइंट्स हैं
वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि जब भी जॉइंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा वहीं पे सबसे पहले डैमेज होता है, तो जॉइंट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी जाती है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये देखने का जो जिम्मा होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट का होता है। अब अगर आप कहते हैं कि साहब ये तो ठेकेदार ने बनाया था, ठेकेदार का सुपरविजन अब अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, सुपरविजन आपको करना होता है। ड्राइंग आप देते हैं और उसकी अगर काम ठीक नहीं चल रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह बार बार सड़कों का धंसना, पुलों का गिरना और मूर्तियों का टूटना प्रशासन और सरकार में गहरे बैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही और रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृतकाल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में गहरे तक समाया हुआ है, जिससे तमाम हादसों में जानमाल का नुकसान भी हुआ है। इतना तय है कि इनके डिजाइन गलत होने से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सामग्री के घटिया होने का भी साफ संकेत है। इसलिए बेहतर होगा कि तमाम सार्वजनिक निर्माण में पारदर्शिता, ईमानदारी और मानकों की गारंटी सुनिश्चित की जाए और इसमें किसी किस्म की कोताही बरतने वाले की जिम्मेदारी तय हो। और हादसों का एक बड़ा कारण जांच में दोषी और जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का न होना भी है। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्यसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने मारी बाजी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कोलकाता रेप मर्डर केस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र कोलकाता सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने छात्रों के मार्च का समर्थन किया है। हालांकि टीएमसी ने बंगाल में प्रदर्शन और हिंसा के लिए बीजेपी और संघ पर आरोप लगाए, तो बीजेपी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बंद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीआरएस नेता की कविता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत का आदेश देते हुए सीबीआई और ईडी को भी फटकार लगाई और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही एससी ने ईडी और सीबीआई को के कविता के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा है। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। रवनीत बिट्टू, उपेंद्र कुशवाहा, मनन मिश्रा, किरण चौधरी, जॉर्ज कुरियन निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। अब बाकी की बची 7 सीटों के लिए 3 सितंबर को मतदान होना है और नतीजे उसी दिन रात तक आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटेगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन इल्तिजा मुफ्ती समेत कई दिग्गज नेताओं ने पर्चा भरा। बता दें कि यहाँ पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे में 25 सितंबर और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में नजर आ रहा है। मुंबई में जगह जगह दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मटकी फोड़ने के लिए गाजेबाजी के साथ गोविंदा पहुंच रहे हैं। वहीं शिरडी में भी साईं बाबा मंदिर में दही हांडी उत्सव की धूम नजर आई और मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगी फूलों से सजी दही हांडी फोड़ी। खबरों के एक्सप्रेस में से आइए रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज हरियाणा के कई जिलों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। अब इस बयान के बाद से ही विपक्ष कंगना पर हमलावर हो गया है। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। बावजूद इसके बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी को चिंता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। ना मेरी कंगना मैन से बात हुई है और ना कोई पार्टी का कोई अधिकृत ये बयान है।
उन्होंने बयान दिया है, क्या दिया, ठीक दिया, गलत दिया, ये उनको पता है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। मैं समझदा कंगना जो बोल रही है उन्होंने अपना मसला। बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाथों में तख्तियां लेकर आप कार्यकर्ता बीजेपी को किसान विरोधी बता रहे हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर में किसानों ने विरोध जताते हुए कंगना के पुतले जलाए और किसानों के खिलाफ बयान देने पर कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान ने चुनावी राज्य हरियाणा में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में दरअसल किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी कर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। बीजेपी ने कंगना के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर होने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने कंगना के बयान पर बीजेपी को घेर लिया। कंगना रनौत का अपना बयान था, पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती, और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया है। माननीय सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र ने जो बयान दिए हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को दर्शाता है। जिस तरीके से अपनी ही सरकार की विदेश नीति के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न झाड़ दिए हैं, ना समझते हुए ना जानते हुए, कि कह रही हैं कि अमेरिका और चाइना का हस्तक्षेप जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं जो हमारे केंद्रीय फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं। क्या वो मानते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए का इंटरफेरेंस हो रहा है? कंगना के बयान पर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए सफाई दी कि कंगना रनौत के बयान से पार्टी राय नहीं रखती, उनके बयान से पार्टी असहमत है और कंगना रनौत को पार्टी की नीतिगत मुद्दे पर बयान देने की न तो अनुमति है और न ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। इसके आगे बीजेपी ने कहा कि कंगना ऐसा बयान भविष्य में अब न दे। कंगना के इसी बयान पर अब हंगामा बरपा है। बीजेपी कंगना के बयान से किनारा कर रही है तो कांग्रेस मांग कर रही है कि कंगना पर एनएसए लगाया जाए। कांग्रेस और विपक्षी दल कंगना के बहाने बीजेपी पर करारा हमला बोल रहे हैं। अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। दरअसल पहले ही किसान आंदोलन की वजह से जाट वोट के नुकसान का खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ है। जाट वोट की हिस्सेदारी हरियाणा में 25% तक है, यानी हरियाणा के हर 4 में से 1 वोट जाट समुदाय का है। अभी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट का नुकसान बीजेपी को होने के पीछे जाट वोट की नाराजगी भी वजह रही।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% जाट वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 64% जाट वोट हासिल हुआ। वहीं 90 विधानसभा सीट वाले हरियाणा में 36 सीट पर जाट वोट प्रभावी है। लेकिन क्या कंगना के बयान से किनारा करने भर से मामला ठंडा होगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आगे आम आदमी पार्टी ने कंगना के खिलाफ हरियाणा में प्रदर्शन की तैयारी भी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के अंत में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 14 अंक उछलकर 81,712 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 7 अंकों पर 25,018 पर बंद हुआ। बैंक और आईटी समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 550 रुपए उछला। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 74,350 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों ने भी 1,200 रुपए की छलांग लगाई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 88,200 रुपए पर पहुंच गई। महंगाई के मोर्चे पर उम्मीद भरी खबर। आरबीआई अपनी अगली एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में कटौती का तोहफा दे सकता है। ये उम्मीद एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने जताई है। दरअसल एसबीआई इको रैप रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि महंगाई दर में नरमी के साथ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जिससे अगली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इसकी वजह मानसून के सकारात्मक रुख के अलावा खुदरा और थोक महंगाई दर में आई कमी को बताया गया है। इसके अलावा लगातार 9 बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होना भी इस अनुमान की बड़ी वजह है। किया मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी लॉन्च कर दी। असल में कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टॉस के एक्स लाइन ट्रिम वेरिएंट को नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। कंपनी ने किया सेल्टॉस एक्स लाइन ट्रिम को अब अरोरा ब्लैक पर्ल कलर में पेश किया है। कलर स्कीम के अलावा गाड़ी के डिजाइन और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कार की शुरुआती कीमत करीब 19 लाख रुपए है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की सबसे बड़ी परीक्षा की। आईएएस और आईपीएस अफसर बनने के लिए हर साल लाखों की संख्या में छात्र सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं, जिसे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। ये परीक्षा इतनी कठिन होती है कि कई छात्र इसमें अपने जिंदगी के कई अहम साल तक लगा देते हैं। इस परीक्षा को लेकर यूपीएससी ने एक सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुछ अहम बातें सामने आई। यूपीएससी की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार में मुश्किल से 8% उम्मीदवार ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। साल 2021 में सामान्य वर्ग से 668 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दी और इनमें से 290 अभ्यर्थी पास हुए। सामान्य वर्ग में परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों में पुरुष 189 और महिला उम्मीदवार 101 सफल रहे। यूपीएससी की ये रिपोर्ट बताती है कि सिविल सेवा में सबसे ज्यादा चयनित होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 24 से 26 वर्ष होती है। इस आयु वर्ग के पुरुषों की सफलता का दर 14.6% और महिलाओं की सफलता का दर 12.5% है। यूपीएससी की सालाना रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सिविल सेवा के लिए तीसरा अटेम्प्ट देने वाले उम्मीदवार सबसे ज्यादा सफल होते हैं। यूपीएससी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर उम्मीदवार तीसरे प्रयास के बाद हार मानकर आगे कोशिश नहीं करते। 2022-23 में तीसरे प्रयास में 22.5% सबसे ज्यादा उम्मीदवार बैठते हैं। इनमें 20.3% पुरुष और 28.4% महिला उम्मीदवार शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद उम्मीदवारों की संख्या तेजी से घटी और छठे प्रयास तक 11% उम्मीदवार ही रुके। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को केवल सिविल सेवा परीक्षा में 6 मौके ही दिए जाते हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 3 मौके अतिरिक्त मिलते हैं। साल 2022-23 में आयोग ने कुल 15 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई। इनमें 11 परीक्षाएं सिविल सेवाओं और 4 परीक्षाएं रक्षा सेवाओं के लिए आयोजित की गई हैं। जाहिर सी बात है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये रिपोर्ट काफी अहम है। इस रिपोर्ट को लेकर हमने कुछ सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट्स से बातचीत की। क्या राय है उनकी, आइए सुनते हैं। देखिए मैम, द नेचर ऑफ एग्जाम इज सच
कि इतना बड़ा सिलेबस होता है, तो हम जब 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसी दौरान हम कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं. एंड द थिंग इज मोस्ट पीपल हु कम इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास, पिछड़े इलाकों में से, छोटे शहरों में से आ रहे हैं. तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कैसे करनी है तैयारी. मतलब एनिग्मा होता है, हमारे घर में कोई तैयारी नहीं किया होता. तो वी आर द फर्स्ट पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी. तो हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो कोचिंग में पैसे दो. जो कोचिंग वाले पूरा 9 महीना 10 महीना क्लासेस लेते हैं. तो 10 महीना जब आपकी क्लास चल रही है सुबह से शाम तक, तो यू डोंट गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. तो हम उस चीज़ों को कंसोलिडेट नहीं कर पाते. फिर क्या होता है, एकदम एग्जाम आ जाता है. तो मोस्ट पीपल टेंड टू फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग भगवान के नाम पे ही जाते हैं मोस्टली. यूपीएससी एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, ये तो सबको मालूम है. बट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना तो वर्थ इट है. बट रिपोर्ट में जो 8% है उसके हिसाब से सिलेबस और प्लस जो प्रीवियसली बच्चे दे रहे होते हैं, जो कि पहले भी अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट करते हैं. क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा जाता है, पहली बात तो उसका सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं होता, वो डिपेंड करता है. दूसरी बात उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो पाती है कि नहीं हो पाती है, वो डिपेंड करता है. तीसरा इंटरव्यू में वो कैसा परफॉर्म करता है, वो भी डिपेंड करता है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 8% होना फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए ये इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सही गाइडेंस और सही तरीके से उनकी प्रैक्टिस होना ये इंपॉर्टेंट करते हैं, इसलिए उनका परसेंटेज कम है. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऑलमोस्ट 60% वो फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए देते हैं, वो चेक करने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कंपटीशन कैसा है, पेपर का लेवल क्या आता है. तो वो केवल एज एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस के लिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं. इस वजह से सिलेक्शन रेट वहाँ पे कम हो जाता है. जो सेकेंड अटैम्प्ट है वहाँ पे आते आते क्या होता है कि लोग साथ साथ कोचिंग करते रहते हैं. स्टूडेंट्स वो इनरोल रहते हैं, उनका कोर्स खत्म होता है मार्च में और मई में पेपर होता है. तो जो उनको इफेक्टिव प्रिपरेशन का टाइम मिलता है वो केवल 3 मंथ के लिए मिलता है. तो इसलिए वो मतलब कोचिंग से निकल के सीधा एग्ज़ाम में पहुँच जाते हैं. इस वजह से वो ऑल लेवल कम हो जाता है. थर्ड अटेम्प्ट में आते आते उनको थोड़ी सी 1 ईयर का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है उनका. तो उनको समझ में आता है चीज़ें डिमांड क्या हो रही है यूपीएससी में. उनको समय मिलता है कि वो PYQ देख सकें, समय मिलता है कि आंसर राइटिंग कर सकें. इस वजह से उनका जो सक्सेस रेशियो वो थोड़ा हाई हो जाता है. ये इस वजह से थर्ड अटेम्प्ट में जो रेशियो वो थोड़ा हमको बेटर दिखता है फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट से. आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम्स करते हैं. तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं. जो एक्चुअल डिमांड है पेपर की, जो सिलेबस है, जो उसका स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं. और नो डाउट पेपर का क्या कहते हैं, स्टैटिक भी चाहिए, एनालिसिस भी चाहिए, और आपको कंटेम्प्रेरी इशूज में भी अच्छा खासा पकड़ होनी चाहिए. तो इन सब की वजह से एक टाइम इंटेंसिव प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा सा फैमिलियर होने में बच्चे टाइम लगा देते हैं. अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं. प्रगति मार्ग में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे परिवार से जिनके 5 में से 4 सदस्यों की एक ही किडनी है. महाराष्ट्र के सांगली के इस वाघमारे फैमिली की कहानी बेहद मार्मिक है, जिसमें बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए माता पिता ने अपनी एक एक किडनी बच्चों को दे दी है. और अब परिवार के चारों सदस्य एक एक किडनी के साथ जी रहे हैं और खुश हैं. ये आंसू खुशी के हैं, खुशी जो एक कड़े संघर्ष से गुजरने के बाद मिली है. महाराष्ट्र के सांगली में ये दीपक और पल्लवी वाघमरे का परिवार है. इनके 2 बच्चों की किडनी में इन्फेक्शन था. बेटा अनिकेत और बेटी शोभा दोनों डायलिसिस पर थे. बच्चों को इस हाल में देखकर माता पिता खुद को बेबस और लाचार पाते थे. अकेले में आंसू बहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि लंबे समय तक इलाज के इस तरीके को अपना पाते. लिहाजा किसी की सलाह पर वो नानावटी अस्पताल पहुंचे और जब डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी किडनी देकर अपने बच्चों को इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं और उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं, तो वो फौरन राजी हो गए. ट्रीटमेंट के दौरान वो सभी डॉक्टर ने बोला तीनों बच्चों का चेक करो. मेरे को 3 बेटे हैं, तो तीनों बच्चों का चेक करने में वो उसका भी सामने आ गया, अनिकेत का भी. तो थोड़े दिन वो इसका डायलिसिस चालू था, उसको गोली पर चल रहा है. फिर 8-9 महीने पीछे उसके वो भी डायलिसिस पे आ गए. तो हम दोनों ने किया कि हम लोग अपने बच्चों को किडनी देके नया जीवन दे. पिता से बेटी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और आसानी से दीपक वाघमरे की एक किडनी उनकी बेटी शोभा वाघमरे में ट्रांसप्लांट कर दी गई. लेकिन मां से बेटे अनिकेत का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ.
ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर अनिकेत की मां ने अपनी किडनी अस्पताल को दे दी और बदले में एक नर्स की किडनी उसके बेटे को लगाई गई, जिससे उसका ब्लड ग्रुप मैच करता था। यानी माता पिता ने अपनी एक एक किडनी देकर अपने बच्चों को नई जिंदगी दी। फादर की किडनी डॉटर में डाल दी और वो दोनों लोगों की एक एक किडनी अच्छी चल रही है। और उसके बाद ये स्वैप ट्रांसप्लांट के माध्यम से अनिकेत को एक्सचेंज में एक किडनी मिली, जो नर्स थी। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनके वाइफ जो आगे आए थे डोनर बनके, तो उनकी किडनी अनिकेत को लग गई, तो अनिकेत की भी एक किडनी चल रही है। और मदर की जो हमने एक्सचेंज में किडनी ली, जो अनिकेत को देनी थी, पर ब्लड ग्रुप नहीं मैच होने की वजह से हमने उनको ये ऑफर किया कि आप स्वैप ट्रांसप्लांट में जाइए, इसका आउटकम अच्छा होगा। और भगवान की दया से सारे पेशेंट सब अच्छे चल रहे हैं। अब भले ही इस परिवार के हर सदस्य के पास एक ही किडनी है, लेकिन अब सब खुश हैं। हालांकि संघर्ष के दिनों को याद करके मां की आंखें अब भी नम हो जाती हैं। बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। मेरे बेटी और बेटा और बेटी का पता चल गया डायलिसिस पर, उसका किडनी फेल हो गया। हमारा एडमिट करे, हमारी परिस्थिति नहीं, लेकिन हमने 3 लाख रुपए जमा किए। वो डायलिसिस कर आके बहुत मेरी बच्ची थक जाती थी और खाना भी जाता नहीं था उसको। बहुत अमाती थी और डायलिसिस पर बहुत बुखार रहता था। बहुत मम्मी मुझे कैसा तो हो रहा, किडनी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था ना, महीने को लेके जाना। उनका भी पैसा बहुत होता था, 3 इसका 3000, उसका 4000, अनिकेत का। ऐसा हम जोड़ के पैसा इकट्ठा करके लेके आते थे। अच्छी बात ये रही कि दीपक और पल्लवी के इस संघर्ष में वो अकेले नहीं थे। कई सामाजिक संस्थाओं ने उनकी मदद की, जिससे वो नानावटी अस्पताल तक पहुंच पाए और उस डॉक्टर से मिल पाए जिनके सही मार्गदर्शन से आज उनका परिवार खुशहाल है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।